हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए, जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा रेयान के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। रेयान की बात की जाए तो रेयान प्रथम मानव निर्मित रेशा है। और रेयान के अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन, यानी इसमें चमक ज़्यादा होता है, आँखों में चुभता है और इसके चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा गया था, 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा गया था। और इसमें क्या होता है, 50% केमिकल होता है और 50% क्या होता है, सेलुलोज होता है। और इसे क्यों लाया गया था, यानी कि रेशम की मांग को कम करने के लिए रेयान का उत्पादन किया गया था। और इसे किसके नाम से भी जाना जाता है, आर्टी सिल्क के नाम से, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, यानी कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अब बात करेंगे रेयान का इतिहास के बारे में। तो रेयान के इतिहास को देखा जाए तो ये जो है मानव निर्मित सेलोजिक रेशा है, ठीक है। 1664 में क्या हुआ था, 1664 ईस्वी में सर्वप्रथम जो रेयान शब्द था ये रॉबर्ट हुक के दिमाग में आया था। फिर क्या हुआ, 1710 ईस्वी में, कब, 1710 ईस्वी में फ्रांस के एक आर्डियो र्यूमर ने रेजिन का प्रयोग करते हुए एक ऐसा संगठन बनाया था। कब, 1710 ईस्वी में। बात की जाए 1840 ईस्वी की, यानी 1840 ईस्वी की बात की जाए तो उसमें 1840 ईस्वी में तो इसमें जॉर्ज एडवर्ड्स ने नाइट्रोसेलुलोज की खोज की। और 1840 में ऐसे उपकरण का आविष्कार हुआ जिसमें घोल को निकाला जा सके और मनचाहे रेशे को निकाल सकते हैं। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने संशोधन किया था और इन्हीं को क्या कहा गया था, रेयान का पितामह कहा गया था। किसको कहा गया था, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे 1890 की कहानी होगी। 1890 में LH देशविसीज ने क्या किया था, कुप्रामोनियम रेयान बनाया था और इसी को अमोनिया सिल्क के नाम से भी जानते हैं। किसको, कुप्रामोनियम रेयान को, इसी को किसके नाम से जानते हैं, अमोनिया सिल्क के नाम से भी जानते हैं। अब 1925 में क्या हुआ था, 1925 में यहाँ देखिए मानव निर्मित रेशों का सर्वप्रथम वर्ष 1925 में बेचने का पत्र मिला था, अधिवेशन मिला था, परमिशन मिला था। और इसी समय फेडरल ट्रेड कमीशन या FTC, जिसका पूरा नाम है, रेयान नाम को सेलुलोज या उसके समान अन्य तत्वों से बनाए जाने वाले धागे के लिए उपयोग में लाने की अनुमति दी थी। पुनः फिर क्या हुआ था, 1937 में यह FTC ने सेलुलोज जगत के रेशों को रेयान नाम दिया। और 1946 की बात की जाए तो 1946 में केरल में शुरू किया गया। और क्या शुरू किया गया था, रेयान का उत्पादन शुरू किया गया था। रेयान का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों को परावर्तित करने वाला, ठीक है, इनसे चमक ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे रेयान के निर्माण के बारे में, यानी कि रेयान रेशे का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में। देखिए, रेयान बनाने हेतु कुछ सेलुलोज पदार्थों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है और इन्हीं पदार्थ पर कपास, बांस की लुगदी आदि पर विभिन्न रसायनों की क्रिया से एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसी घोल को स्पिनरेट में डाला जाता है और ये जो होता है स्पिनरेट, ये प्लेटियम रेडियम की मिश्रित धातु का बना होता है। क्योंकि इस धातु पर अम्ल व क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए स्पिनरेट से रेयान के रेशे बाहर निकलते हैं जो हवा के प्रभाव में ठोस रेशे बन जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रेशम के कीट जैसी होती है, जैसे रेशम का होता है सेम ऐसे रेयान का होता है, परंतु अंतर यह होता है कि रेशम का कीट सेलुलोज पदार्थों का पाचन कर प्रोटीन में बदल देता है। अब रेयान रेशे बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो जो रेयान रेशा बनाने की विधि है, यानी कई सारे विधि है, मेनली 3 ही विधि है। पहला आपका है नाइट्रोसेलुलोज विधि। इस विधि की खोज जॉर्ज एडवर्ड्स ने, कौन थे, स्पेस रसायन शास्त्री थे, कब किए थे, 1855 में। और 1884 में काम्टे डी चार्टोनेट ने इस विधि में रेयान का निर्माण किया था। और इस विधि में रेयान का उत्पादन अपेक्षाकृत महंगा होता है, इसका प्रयोग कम किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये महंगा है। अगला बात करेंगे हम विस्कॉस विधि की। विस्कॉस विधि की बात की जाए
तो इसका जो खोज हुआ था ये 1882 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? इंग्लैंड में बीवर क्रॉस तथा पीडल ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह नाइट्रोसेलुलोज की अपेक्षा कम खर्चीली होती है और साथ ही साथ इस विधि में उच्च श्रेणी का रेयान बनता है। इस विधि में कपास बांस की लुगदी को कास्टिक सोडे के साथ संशोधित करके क्षारीय सेलुलोज बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? विस्कास विधि। विस्कास विधि के जो जन्मदाता थे कौन थे? बेवर क्रॉस तथा पेडल ने। ठीक है, कब किए थे? 1882 में। अब आगे हम बात करेंगे कुप्रामोनियम विधि की। कुप्रामोनियम विधि की बात की जाए तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में फ्रांस में LH देस्पेसीज ने रेयान बनाया था। और इस विधि से धागे को तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में कपास के लिंटर्स या लकड़ी का गूदा प्रयोग किया जाता था। इसके लिए सर्वप्रथम कपास तथा लकड़ी के लुगदी को कास्टिक सोडे के घोल में डाल करके उसे उबाला जाता था। फिर क्लोरीन में विरंजित करके धो करके सुखा लिया जाता था। सुखाने के उपरांत इसको क्या किया जाता था? अमोनिया और कॉपर सल्फेट के मिश्रण में कम ताप पर घोला जाता था। ठीक है, तो ये कुप्रामोनियम विधि हो गया। फिर आगे हम बात करेंगे रेयान धागे का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में। देखिए, रेयान धागे के निर्माण की बात की जाए तो कताई होती है, बटाई होता है और बुनाई होती है। कताई में क्या होता है? स्पिनिरेट से निकलने के पश्चात तंतुओं को निरंतर रीलों द्वारा चक्र के ऊपर ले जाया जाता है और इनकी धुलाई, सफाई, रंगाई की जाती है। फिर सुखा करके बटाई की जाती है। बटाई की बात करें तो रेयान के रेशों को भी रेशम के रेशे के समान ही बांटा जाता है। फिर क्या होता है? बुनाई होती है, यानी वस्त्रों में कई उच्च किस्म के वस्त्र बुने जाते हैं। इससे महीन बुनाई वाले शिफान, अधिक भार वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेयान में वेलवेट, शाइटिन, ब्रोकेट्स, रफैटा, शिफान, बॉयल नेट आदि वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेयान के धागे का निर्माण के बारे में। रेयान जो धागे होते हैं इनके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे है आपका एक तंतु धागा। एक तंतु का मतलब होता है इकहरे तंतु से बना हुआ धागा। जो इसके जो वस्त्र बनते हैं वो होजरी वस्त्र बनते हैं। बहुतंतु धागा की बात की जाए कि एक से अधिक रेशे का बना हुआ जो धागा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुतंतु धागा कहते हैं। यह तंतु धागे की अपेक्षा अधिक महीन होता है, सुनम्य होता है, प्रत्यारद होता है तथा मजबूत होता है। अगला जो पॉइंट है वो है कते धागे। कते धागे का मतलब होता है लंबे रेशे को छोटा कर उन्हें काट कर धागे बनाए जाते हैं और ये 1 से लेकर के 6 इंच तक लंबे होते हैं। ये थे रेयान धागे के प्रकार। अब है रेयान रेशे की विशेषताओं की बात की जाए तो किसी भी रेशा की मान लीजिए 2 ही विशेषताएं होती हैं। एक भौतिक होता है और दूसरा रासायनिक विशेषता होता है। यहाँ हम देखेंगे रेयान रेशे की विशेषताएं। तो पहला जो पॉइंट है हम देखेंगे भौतिक रेशम की रेयान की विशेषताओं की। अब हम संगठन के बारे में देखेंगे। भौतिक विशेषताएं में पहला जो पॉइंट है संगठन एवं अणुविच्छिडीय रचना। इसमें क्या होता है? रेशा सेलुलोज के कच्चे पदार्थों द्वारा बनाया जाता है और सेलुलोज रेशा होता है इसमें शीशे के समान चमक होता है और एक समान व्यास वाला होता है। इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो इस धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं जो घूमी हुई एवं चमकदार दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ देखिए। ठीक है, बात करें हम लंबाई का, यानी लंबाई इसकी कैसी होती है तो लंबाई जो होती है ये रेयान वस्त्र मानकीकृत रेशा है और इसे इच्छा अनुसार लंबाई बनाया जा सकता है। जितना रेशा लंबा होगा उतने ही लंबे धागे बनेंगे और उतने ही लंबे क्या करेंगे? वस्त्र बनेंगे। ठीक है, तो ये रेशा मतलब इच्छा अनुसार रेशा बनाया जा सकता है, लंबा बनाया जा सकता है। बात की जाए सुदृढ़ता की, यानी कि मजबूती की बात की जाए, मजबूती वाला होता है और यह रेशम की अपेक्षा आधा सुदृढ़ होता है या ऊन से मजबूत होता है, परंतु कपास व लिनन की अपेक्षा कमजोर होता है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्थता की बात की जाए तो प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्थता दोनों का क्या पाया जाता है? लोप पाया जाता है। किसका? प्रतिस्थता का और प्रतिस्कंदता का। अवशोषकता की बात की जाए तो अवशोषकता की बात होगी, इसमें अत्यधिक अवशोषकता होती है या कपास व लिनन में अधिक अवशोषक होता है किंतु ऊन व रेशम की अपेक्षा कम अवशोषक होता है। आगे बात की जाए सफाई व धुलाई की, तो सफाई व धुलाई की बात की जाए तो जो सफाई व धुलाई होगा वो रेयान के रेशे चिकने होते हैं, गंदगी इसके वस्त्रों की सतह पर चिपकती नहीं है और इसकी धुलाई जो होते हैं आसान होते हैं। उष्मा का प्रभाव की बात की जाए तो ये उष्मा से प्रभावित होता है, यानी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
कीटों के प्रभाव की बात की जाए, यानी कीटों का प्रभाव कैसा होता है, तो रेयान के वस्त्रों पर कीट आदि का प्रभाव नहीं होता है। अब हम क्या देखेंगे, ये तो था भौतिक विशेषताएं। अब हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक विशेषताएं में। रासायनिक विशेषताओं की बात की जाए तो रासायनिक विशेषताओं में जो अम्ल होता है, यानी अम्ल की बात की जाए तो हल्के अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षारों की प्रति बात की जाए तो क्षार ये रेशे को नष्ट कर देते हैं। क्षार जो होते हैं ये रेशे को नष्ट कर देते हैं, यानी कि हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला है वृंजकों का प्रभाव, यानी कि ब्लीच का प्रभाव, यानी कि जो हाइड्रोक्लोराइड होता है, हाइड्रोजन होता है, पैराक्साइड होता है, ये दोनों का उपयोग अच्छा होता है और कपड़ा अच्छा चलता है। फफूंद का प्रभाव की बात की जाए तो फफूंद का प्रभाव इसमें जो होगा, यानी कि सेलुलोज रेशा होने के कारण इस पर नमी में रहने पर फफूंद लगने का खतरा होता है। रंगों के प्रति सादृश्यता, रंग जो होता है ये सफेद रंगाई रेयान की पक्की होती है, परंतु इसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। अब बात करेंगे रेयान रेशे का प्रयोग, यानी कि रेयान के रेशों को प्रयोग कब करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में करते हैं और काफ़ी अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे रेयान व रेशम में अंतर। ठीक है, रेयान व रेशम में अंतर की जाए। देखिए रेयान क्यों आया था, रेशम की मांग को कम करने के लिए रेयान को बनाया गया था, इसीलिए दोनों समान है। बट देखेंगे रेशम और रेयान में अंतर क्या होता है। रेशम की बात की जाए तो ये प्रोटीन से निर्माण होता है, जबकि रेयान का सेलुलोज से निर्माण होता है। रेशम की बात की जाए तो बस सभी मौसम में अनुकूल होता है और रेयान की बात की जाए तो केवल गर्मी के लिए अनुकूल होता है। रेशम की बात की जाए तो सिकुड़न रोधी होते हैं, जबकि रेयान क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। रेशम पर फफूंदी नहीं लगती है, नमी में कीड़े लग जाते हैं, जबकि रेयान में कीड़े नहीं लगते हैं, नमी में फफूंद लग जाते हैं। ये अधिक सुदृढ़ होता है, ये रेशम से कम सुदृढ़ होता है, लेकिन ऊन से और कपास से मजबूत होता है। कौन, रेयान। तो ये था रेयान और रेशम में डिफरेंस। तो ये सारा हम लोगों ने किसके बारे में देखा, रेयान के बारे में देखा। अभी रेयान मतलब रेयान का इतिहास कैसा है, रेयान की विशेषताएं कैसी हैं, रेयान का रेशे का निर्माण कैसे होता है, रेयान के धागे का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब पॉइंट पर हम लोगों ने क्या क्या डीपली डिस्कस किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके।